वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। नमस्ते, राधे राधे। पिछली वीडियो में हमने अराइवल ऑफ यूरोपियन के बारे में पढ़ा था, है ना। आज हम देखते हैं आगे की स्टोरी। तो 1707 में क्या होता है, औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। तो सर, औरंगजेब की जब मृत्यु होती है तो ऐसा क्या होता है? औरंगजेब की मृत्यु से मुगल सत्ता जो थी वो कमजोर पड़ गई थी, है ना। क्योंकि उसके बाद कोई भी ऐसा उत्तराधिकारी नहीं आया जो अपनी डोमिनेंस दिखा पाता। तो 1707 में औरंगजेब की मृत्यु होगी। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद कमजोर उत्तराधिकारियों के दौर में, ठीक है, सारे के सारे कैसे थे, उसके बाद जो भी आए वो कैसे थे, कमजोर उत्तराधिकारी थे। ठीक है सर, इतनी बात तो हमें समझ में आ गई। कई सूबेदार और क्षेत्रीय ताकतों ने क्या किया, मुगल सत्ता को नकार कर खुद को स्वतंत्र घोषित कर लिया। जैसे ही अगर राजा कमजोर हुआ तो जो सूबेदार होंगे या क्षेत्रीय ताकतें होंगी वो क्या करेंगी, खुद को स्वतंत्र करने की कोशिश करेंगी और वो कर भी लेंगी। तो ऐसे कौन सी क्षेत्रीय ताकतें थी सर, बताना जरा। तो देखो, जैसे अवध, जैसे बंगाल, जैसे हैदराबाद, जैसे मैसूर, जैसे मराठा, जैसे सिख, क्या कर लिया इन्होंने, खुद को स्वतंत्र कर लिया। ठीक है। तो अवध की स्थापना किसने की थी, वो की थी सादत खान ने। जैसे बंगाल की स्थापना किसने की थी, मुर्शिद कुली खान ने। जैसे हैदराबाद की स्थापना किसने की थी, निज़ाम उल मुल्क ने। जैसे मैसूर की स्थापना किसने की थी, हैदर अली ने। मराठा की स्थापना किसने की थी, शिवाजी ने। सिख की स्थापना किसने की, गुरु गोविंद सिंह ने। ठीक है सर। अब उसके बाद एक बड़ा ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज वाली बात होती है। क्या क्या वो कौन सी बात थी, टैक्स फ्री ट्रेड राइट मिल जाते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी को। सर उससे क्या होगा, उससे ये होगा, वो सोचेंगे कि अब हमें सिर्फ अपना कंपटीशन खत्म करना है, यानी कि हमें यहाँ से डचों को और फ्रांसीसियों को यहाँ से भगाना है। तो 1717 में क्या होता है, मुगल सम्राट फर्रुखशियर ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को एक ऐतिहासिक शाही फरमान जारी किया। तो सर कौन सा फरमान था वो? इसके तहत कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा में बिना कर दिए व्यापार करने का क्या मिल गया, अधिकार मिल गया, यानी कि टैक्स फ्री ट्रेड राइट मिल गए। यानी कि अंग्रेजों की अब बल्ले बल्ले होगी, है ना। तो उनको क्या करना था, मात्र 3,000 रुपये नाम मात्र वार्षिक भुगतान देना था। यानी कि एनुअली कितने देने थे, बस 3,000 रुपये देने थे। ठीक है सर। बिना किसी सीमा शुल्क के बंगाल के माल का क्या कर सकते थे, वो आयात निर्यात कर सकते थे, यानी कि उसको इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते थे। इंपॉर्टेंट पॉइंटर सुन लेना, कंपनी के व्यापार के लिए सभी सीमा शुल्क से छूट। ठीक है। माल परिवहन के लिए क्या किया गया, दस्तक, इसका मतलब है शुल्क मुक्त पास जारी करने का अधिकार मिल गया उनको। यानी कि द राइट टू इशू दस्तक, यानी कि फ्री ड्यूटी पास मिल गया था उनको टू ट्रांसपोर्ट गुड्स। अब जैसे ही उनको टैक्स फ्री ट्रेड राइट मिले, वो अपने कंपटीशन को क्या करेंगे, खत्म करेंगे। और ये टैक्स फ्री ट्रेड राइट कहीं ना कहीं सिराजुद्दौला को भी तंग करेगा, है ना। और क्या मिला उनको, परमिशन टू रेंट एडिशनल टेरिटरीज सराउंडिंग कलकत्ता, यानी कि कोलकाता के आसपास के अतिरिक्त क्षेत्रों को किराए पर लेने की उनको क्या मिल गई, अनुमति मिल गई। ठीक है सर। तो अगर हम बंगाल में देखें तो बंगाल में की स्थापना किसने की थी, मुर्शिद कुली खान ने। उसके बाद कौन आया, अली वर्दी खान। उसके बाद कौन आया, सिराजुद्दौला। तो सिराजुद्दौला के समय क्या हुआ था, ईस्ट इंडिया कंपनी ने कलकत्ता में फोर्ट विलियम नामक का एक किला बनाया। क्या बनाया था ईस्ट इंडिया कंपनी ने, फोर्ट विलियम नाम का क्या किया था, एक किला बनाया था। अब फ्रांसीसियों के आक्रमण के डर से अंग्रेजों ने क्या किया, बंगाल की किलेबंदी करना स्टार्ट कर दी। और जैसे ही ये किलाबंदी करेंगे तो इनको सिराजुद्दौला रोकेगा कि मत करो, है ना, आपसी लड़ाई झगड़े मत करो, ये किलाबंदी भी मत करो। और ये जो टैक्स फ्री ट्रेड राइट मिले हैं ये कंपनी को मिले हैं, ये तुम अपने पर्सनल यूज के लिए क्यों कर रहे हो इनका यूज, है ना। उसको भी इसने मना किया, इनको वार्निंग भी दी इन्होंने, लेकिन वो नहीं माने इसकी बात। ठीक है। तो टैक्स फ्री ट्रेड राइट का मिस भी कर रहे थे कौन, ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी। तो सिराजुद्दौला के मना करने के बावजूद भी वो नहीं मान रहे थे, और नहीं मान रहे थे तो सिराजुद्दौला क्या करेगा, एक स्टेप लेगा। क्या, ब्लैक होल ट्रेजेडी, ब्लैक होल त्रासदी। 20 जून 1757 को घटी एक ऐतिहासिक घटना, बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला ने क्या किया, सेना ने फोर्ट विलियम पर कब्जा कर लिया। सिराजुद्दौला की सेना ने क्या किया, फोर्ट विलियम पर कब्जा कर लिया और 146 अंग्रेजों को एक छोटे से कमरे में बंद कर दिया। दम घुटने से 123 लोगों की क्या हुई, दर्दनाक मौत हो गई थी। और कहीं ना कहीं इसके बाद क्या होनी थी, बैटल ऑफ प्लेसी होनी थी। क्या होनी थी, बैटल ऑफ प्लेसी होनी थी। तो कब हुई थी, 23 जून 1757 को। क्योंकि सिराजुद्दौला बड़ा ज़्यादा तंग आ गया था अंग्रेजों से,
है ना। तो सिराजुद्दौला वर्सेस ईस्ट इंडिया कंपनी, और ईस्ट इंडिया कंपनी का नेतृत्व कौन कर रहा था, तो वो कर रहा था रॉबर्ट क्लाइव। और रॉबर्ट क्लाइव क्या करता है, सिराजुद्दौला के सेनापति मीर जाफर को क्या करता है, एक झांसा देता है। वो बोलता है कि अगर तू युद्ध में हमारा साथ दे देगा तो अगला नवाब तू बन जाएगा। और मीर जाफर क्या करता है, सिराजुद्दौला को धोखा दे भी देता है, और जिससे क्या होता है सिराजुद्दौला इस युद्ध में हार जाता है। अब सिराजुद्दौला हार जाता है क्योंकि उसका सेनापति मीर जाफर उसे क्या कर देता है, धोखा दे देता है। मीर जाफर नवाब बनता है अब अगला, ठीक है। कौन बनता है अगला नवाब, मीर जाफर। अब मीर जाफर के बाद कौन बनता है, मीर जाफर के बाद मीर जाफर का दामाद मीर कासिम अगला नवाब बनता है। पर उसके बाद एक घटना होती है, ठीक है, बैटल ऑफ प्लासी के बाद क्या होती है, नवंबर 25 1759 में क्या घटना होती है, बैटल ऑफ बेदरा। क्या घटना होती है, बैटल ऑफ बेदरा, यानी कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी वर्सेस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से का नेतृत्व कौन कर रहा था, तो वो कर रहा था कर्नल फ्रांसिस फोर्ड के। कौन कर रहा था, कर्नल फ्रांसिस फोर्ड के। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इस युद्ध में डच ईस्ट इंडिया कंपनी को हरा देती है। तो मैंने बोला था जैसे ही टैक्स फ्री ट्रेड राइट मिलेंगे, ये बाकी कॉम्पिटिटर को बाहर भेजने की कोशिश करेंगे भारत से। तो पहले किसका खात्मा कर दिया इन्होंने, डचों का। बैटल ऑफ बेदरा से किसका खात्मा किया, डचों का। नेक्स्ट, द थ्री कर्नाटिक वार, क्या हुए थे, तीन कर्नाटिक युद्ध हुए थे 1746 से 1763 के बीच में। वर अ सीरीज ऑफ मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट फाउट बिटवीन, किसके बीच में, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी वर्सेस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी फॉर पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक सुपरमेसी इन इंडिया। क्या करना चाहते थे ये, भारत में किसकी डोमिनेंस होगी, चलो देखते हैं। तो तीन कर्नाटिक युद्ध 1746 से 63 के बीच में लड़े गए थे भारत में राजनीतिक और आर्थिक वर्चस्व यानी कि डोमिनेंस के लिए, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच और किसके बीच, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच लड़े गए सैन्य संघर्षों का क्या थी, एक श्रृंखला थी। तो देखते हैं क्या हुआ था प्रथम कर्नाटक वार में। 1746 से 1748 के बीच में युद्ध लड़ा गया था, किसके बीच, फ्रेंच और ब्रिटिश के बीच। तब बार बार रिपीट कर रहा हूं ताकि दिमाग में ही घुस जाए, ठीक है। ये युद्ध एक्सलो चैपल की संधि के साथ क्या हुआ था, समाप्त हुआ था, है ना। तो ऑस्ट्रियाई में उत्तराधिकार को लेकर यह युद्ध हुआ था, है ना। और इस युद्ध की समाप्ति कैसी हुई, एक्सलो चैपल की संधि के साथ क्या हुई, इस युद्ध की समाप्ति होगी। यानी कि जो फ्रेंच ने मद्रास को कैप्चर किया था वो क्या किया, इन्होंने ब्रिटिशर्स को वापस दे दिया, और ब्रिटिशर्स ने जो फ्रेंच एरिया कैप्चर किए थे वो उन्होंने फ्रेंचों को वापस दे दिए, ठीक है सर। नेक्स्ट, द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1749 से 54 के बीच में हुआ। तो फ्रेंच वर्सेस ब्रिटिश, है ना। किसकी ट्रीटी से ये समाप्त हुआ, तो ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी से ये क्या हुआ, ये युद्ध समाप्त हुआ 1754 में। देखिए क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि एक्सलो चैपल की संधि से कौन सा युद्ध समाप्त हुआ था, तो प्रथम कर्नाटक वार। ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी से कौन सा युद्ध समाप्त हुआ, तो द्वितीय कर्नाटक वॉर। और तृतीय कर्नाटक युद्ध किससे समाप्त हुआ, ट्रीटी ऑफ पेरिस से। किसके बीच हुआ था, फ्रेंच और ब्रिटिश के बीच में। कब हुआ था, 1756 से 63। सप्तवर्षीय युद्ध भी बोला जाता है इसको, ठीक है। लेकिन 1760 में बैटल ऑफ वेंडी वॉश हुआ था, जिसने फ्रांसीसियों यानी कि फ्रेंच की क्या तोड़ दी थी, कमर तोड़ दी थी, है ना। तो उसको भी देख लेते हैं। बैटल ऑफ वेंडी वॉश 1760 में फ्रेंच और ब्रिटिश के बीच हुआ था। फ्रेंच की तरफ से कौन लड़ रहा था, कॉमट डी लैली, और ब्रिटिश की तरफ से कौन लड़ रहा था, सर आरेकूट। सर आरेकूट ने क्या किया, फ्रेंचों को हरा दिया, और इस युद्ध में फ्रेंचों की क्या टूट गई थी, कमर टूट गई थी। इसके बाद अंग्रेजों ने 1761 में फ्रांसीसी राजधानी पौंडीचेरी पर क्या कर लिया था, कब्जा कर लिया था, ठीक है सर। उसके बाद होता है बैटल ऑफ बक्सर। मीर जाफर के बाद मीर जाफर का दामाद कौन बनता है, मीर कासिम नवाब बनता है, ठीक है सर। मीर कासिम अपनी कैपिटल को मुर्शिदाबाद से कहां शिफ्ट कर देता है, मुंगेर शिफ्ट कर देता है। अब हो ना हो अंग्रेज इसको भी तंग करेंगे टैक्स फ्री ट्रेड राइट के चलते, और ये भी दुखी होगा। और ये किसको अपने साथ मिलाएगा फिर, शाह आलम द्वितीय। कौन था शाह आलम द्वितीय, बंगाल का नवाब। और किसको मिलाएगा, शुजाउद्दौला, अवध का नवाब। वर्सेस क्या होता है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का नेतृत्व कौन कर रहा था, तो वो कर रहा था हेक्टर मुनरो। अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को लगा कि इसमें कौन है इन्वॉल्व, शाह आलम द्वितीय यानी कि मुगल सम्राट। कहीं ना कहीं अगर हम मुगल सम्राट को हरा दें तो हम भारत को कैप्चर कर सकते हैं, है ना। मन में ख्याल तो आया था उनके, और उन्होंने एग्जैक्टली किया भी वैसा ही। क्या किया, इस युद्ध में
बक्सर के युद्ध में क्या किया उन्होंने, मीर कासिम, शाह आलम द्वितीय और शुजाउद्दौला को हरा दिया। ठीक है, उसके बाद क्या होती है, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद कब होती है, 1765 में। शाह आलम द्वितीय ने अंग्रेजों को दीवानी अधिकार प्रदान किए, जिससे बंगाल, बिहार और उड़ीसा में राजस्व संग्रह को कानूनी मान्यता मिल गई। इसका मतलब क्या है, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या मिल चुके थे, अब रेवेन्यू राइट्स मिल चुके थे, यानी कि वो भारत में क्या कर सकते थे, अब कर वसूल सकते थे। जो पैसा अब तक ब्रिटिशर्स बाहर से लेके आ रहे थे भारत में, अब वो पैसा क्या करेंगे, बाहर से लाने की जरूरत नहीं है, अब वो भारत का पैसा भारत में यूज करेंगे और वस्तुएं भी क्या होंगी, वो विदेश जाएंगी। तो सर ये तो बड़ी गलत बात होगी, बिल्कुल, है ना। तो 1765 में क्या हुआ, ड्यूल गवर्नमेंट गवर्नेंस इन बंगाल आई, क्या आई, ड्यूल गवर्नेंस इन बंगाली, यानी कि बंगाल में क्या आया, द्वैत शासन। ठीक है, एक तरफ था निजामत का अधिकार और दूसरी तरफ था दीवानी अधिकार, यानी कि लॉ एंड ऑर्डर। निजामत के अधिकार को क्या बोलते हैं, लॉ एंड ऑर्डर, वो कौन देखेगा, बंगाल का नवाब। लेकिन दीवानी राइट्स यानी कि रेवेन्यू राइट्स, वो कौन देखेगा, वो देखेगी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। यानी कि अब पैसा किसके पास जा रहा है, सारा ब्रिटिशर्स के पास जा रहा है भारत का, है ना। तो अब हम आगे देखेंगे कि इन्होंने अवध को कैसे हराया, फिर मराठों को कैसे हराया, सिखों को इन्होंने कैसे हराया। ठीक है, अगली वीडियो में इसके बारे में हम देखेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच।